हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोक प्रशासन का एक नया टॉपिक का नाम है हमारे विकास प्रशासन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में ठीक से चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन क्या होता है। ये लोक प्रशासन की एक शाखा है। विकास प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की एक शाखा है जो क्या करती है, जो नियोजित रूप से हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। मतलब जो ये लोक प्रशासन की एक शाखा है जो क्या कार्य करती है, जो नियोजित रूप से हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे विकासशील देश है उनमें लोक कल्याणकारी कार्यों को विभिन्न योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो विकासशील देश है तो विकासशील देशों में लोक कल्याणकारी कार्यों को विभिन्न योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। किसका, विकास प्रशासन मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। अब इसकी परिभाषा और अवधारणा की बात करें। एडवर्ड वीडनर के अनुसार देखें तो विकास प्रशासन लक्ष्योन्मुखी और कार्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। विकास प्रशासन क्या होता है, लक्ष्योन्मुखी और कार्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। अब बात करें सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूएल गोस्वामी ने किया था। इन्होंने किया था, यूएल गोस्वामी ने विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। पुस्तक कब लिखी, 1955 में। 1955 में उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इस पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, आप यूएल गोस्वामी की बात करें तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूएल गोस्वामी ने किया। उन्होंने अपने लेख या किताब जो 1955 में उन्होंने लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। लेख और किताब में इतना अंतर होता है, किताब ज़्यादा मोटी होती है, लेख थोड़ा छोटा होता है। छोटा मतलब कुछ पन्नों तक हो सकता है। अब हम देखेंगे विकास प्रशासन के पिता। क्या विकास प्रशासन के बारे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा व्याख्या की वो कौन थे, या फिर विकास प्रशासन के पिता किसे माना जाता है, तो जॉर्ज गांट को विकास प्रशासन का पिता माना जाता है। उनकी एक पुस्तक आई थी, पुस्तक का नाम था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स। ध्यान रखना, जॉर्ज गांट की पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट, गोल एंड मेथड्स। इसी वजह से उनको लोग विकास प्रशासन का पिता माना जाता है। बात करें सबसे बड़ा भाष्यकार। भाष्यकार का मतलब इस मामले में या इस विषय पर सबसे बड़ा साहित्य और पुस्तकें किसने लिखे, ये हमारे थे एडवर्ड वीडनर। तो एडवर्ड वीडनर को विकास प्रशासन का सबसे बड़ा भाष्यकार, इंटरप्रेटर माना जाता है, जिन्होंने हर एंगल से, हर तरीके से इसको शब्द को समझाने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे विकास प्रशासन के उदय होने के क्या कारण थे, मतलब विकास प्रशासन लाने की क्या जरूरत थी। विकास प्रशासन का उदय मुख्य रूप से हमारे दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से हुआ था। क्या विकास प्रशासन का उदय मुख्य रूप से कब हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो वैश्विक और राजनीतिक परिस्थितियां थी उनके कारण हुआ था। पहला कारण देखिए क्या है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति के पश्चात एशिया और अफ्रीका में अनेक नव स्वाधीन देशों का उदय होता है। मतलब स्वाधीन देशों का उदय होता है 1950 दशक में। इन देशों को अपनी अपनी क्या नव प्राप्त स्वतंत्रता को मजबूत करने और तीव्र विकास हासिल करने के लिए प्रशासन में एक नई शाखा या अवधारणा की आवश्यकता थी, जो उन केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने से अधिक हो। मतलब राज्य में क्या कानून व्यवस्था तो बना के रखना ही रखना, लेकिन कानून व्यवस्था के अलावा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए विकास प्रशासन की आवश्यकता उनको महसूस होती है। जो भी हमारे 1950 के दशक में नए नए राज्य या नए नए देश आज़ाद हुए थे। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहायता। इन नव स्वाधीन देशों को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। इस सहायता को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशासन की जरूरत थी, ताकि वो उस सहायता का उपयोग करके अपने राष्ट्र का विकास करे और कल्याणकारी राज्य के रूप में खुद को स्थापित कर सके। फिर सीएजी का मतलब कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, इसका उदय। तो तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का उदय हुआ, जिसने क्या किया, विकासशील देशों की विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन किया। इसने क्या किया, विकासशील देश थे तो विकासशील देशों की जो विशिष्ट प्रशासनिक समस्याएं थी इनका अध्ययन किया
और विकास प्रशासन के अध्ययन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। क्या किया? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की बात करें, CAG ग्रुप की, तो ये तुलनात्मक प्रशासनिक समूह है, इसका उदय होता है उस समय, जिसमें क्या होता है, जिसने विकासशील देशों की विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन किया कि विकासशील देशों में किस प्रकार की समस्याएं हो सकती है, और विकास प्रशासन के अध्ययन पर बल। फिर बात करें जो नए नए राष्ट्र उदय हुए थे, उनमें जो पश्चिमी मॉडल जिन्होंने अपनाया, पश्चिमी राष्ट्रों के मॉडल अपनाए, वो सारे के सारे मॉडल कैसे रहे? विफल रहे। तो पश्चिमी देशों के प्रशासनिक मॉडलों को विकासशील देशों में लागू करने में विफलता मिली। इन देशों को अपने विकास के लिए एक नए स्वदेशी मॉडल की आवश्यकता थी, जो उनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल हो। तो ये मॉडल क्या है? एक नया मॉडल की जरूरत पड़ती है उनको। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों में जो मॉडल चल रहा था वो उनके लिए कारगर साबित नहीं होता है, और यही मॉडल आगे चल के क्या बनता है? विकास प्रशासन बनता है। फिर आता है पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाएं। जो पारंपरिक लोक प्रशासन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मली नियामकीय राज्य या फिर रेगुलेटरी स्टेट कहते हैं। ये कैसा होता है? अत्यधिक सैद्धांतिक होता है, नियम आधारित होता है, यथास्थिति पर केंद्रित होता है। मतलब जैसा चलता है वैसा ही चलता रहना चाहिए, इस बात पर केंद्रित था। बल्कि इसके स्थान पर नए लक्ष्य आधारित और परिणामोन्मुखी प्रशासन की खोज होती है, जो विकास की चुनौती का सामना कर सके। तो इस तरह हमने 5 कारण देखे, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं विकास प्रशासन का उदय हुआ। पहला कारण था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति। दूसरा कारण था अंतर्राष्ट्रीय सहायता। तीसरा CAG मतलब कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का उदय। चौथा हमारा पश्चिमी मॉडल की विफलता। पांचवा पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाएं। अब बात करें विकास प्रशासन की, तो विकास प्रशासन में क्या है? 4P की अवधारणा आती है। क्या आती है? विकास प्रशासन में 4P की अवधारणा आती है। 4P की अवधारणा क्या देखें, तो विकास प्रशासन की गतिविधियों को अक्सर 4P के माध्यम से समझा जाता है। किसके माध्यम से? 4P के माध्यम से समझा जाता है। पहले P का मतलब होता है प्लान, दूसरे का मतलब पॉलिसी, तीसरे का मतलब प्रोग्राम, और चौथे का मतलब होता है प्रोजेक्ट। तो 4P की अवधारणा विकास प्रशासन की मूल अवधारणा मानी जाती है। अब इसमें प्लान की बात करें, तो इसमें बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको लागू किया जाता है। क्या? विभिन्न योजनाएं बनाना और उनको लागू करना। पहले P का मतलब प्लान। जैसे हमारे पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, क्षेत्रीय योजनाएं होती हैं, इस तरह की योजनाएं बनाई जाती है और उनको लागू किया जाता है। तो पॉलिसी की बात करें, तो विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ, जैसे हमारी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, जैसे हमारी कृषि नीति, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, तो बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनको लागू किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रोग्राम। तो नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जैसे हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, उनको बनाया जाता है और उनको लागू किया जाता है। फिर आते हैं हमारे प्रोजेक्ट। तो कार्यक्रमों के तहत विशिष्ट और समयबद्ध परियोजनाओं, जैसे हमारे बांध निर्माण परियोजना, सड़क परियोजना, उनको बनाना, उनको लागू किया जाता है। मतलब बहुत सारी समयबद्ध परियोजनाओं और विशिष्ट परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ उनको लागू भी किया जाता है। तो विकास प्रशासन में हमारे 4P की अवधारणा हमने देख ली। अब देखेंगे विकास प्रशासन की विशेषताओं के बारे में। विकास प्रशासन की विशेषताओं के बारे में देखें, तो विकास प्रशासन अपनी विशिष्ट विशेषताएं, विकास प्रशासन की क्या होती है? विशिष्ट विशेषताएं, जो इसे पारंपरिक लोक प्रशासन से अलग बनाती है। जो क्या करती है? जो पारंपरिक लोक प्रशासन होता है, इससे इसको अलग मानती है। पहली बात विशेषता देखें तो ये परिवर्तनोन्मुखी है, मतलब चेंज ओरिएंटेड है। तो विकास प्रशासन यथास्थिति का विरोध करता है कि जैसा अब तक चलता है वैसा आगे भी नहीं चलना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पे बल देता है, जिसका उद्देश्य क्या? समाज में सकारात्मक बदलाव लेके आना। जिसका उद्देश्य क्या? समाज में क्या लेके आना? सकारात्मक बदलाव लेके आना। दूसरा हमारी विशेषता आती है परिणामोन्मुखी, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना चाहता है। जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको क्या? समय पर प्राप्त करना चाहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, परिवहन, संचार आदि जीवनोपयोगी और सामाजिक सेवाओं के परिणाम विकास प्रशासन के चिंतन के मुख्य बिंदु होते हैं। इन सेवाओं के परिणाम बेहतर होने चाहिए। किन किन के? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, परिवहन, संचार, इनके लिए जो नीतियाँ बनाई गई और जो कार्य किए जा रहे हैं उनके परिणाम क्या होने चाहिए? बेहतर होने चाहिए। तो उसी के चिंतन पर ये पूरा केंद्रित रहता है विकास प्रशासन, और इसकी दक्षता, प्रभावशीलता पर भी जोर देता है कि ये दक्ष होने चाहिए। तो परिणाम उनकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता आती है हमारी प्रतिबद्धता। तीसरी विशेषता क्या है? प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट। तो विकास प्रशासन समाज के दीनहीन और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विकास प्रशासन क्या है? समाज के दीनहीन और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ये सामाजिक न्याय और समता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
यह क्या सामाजिक न्याय और समता को बढ़ावा देने पे केंद्रित है। चौथी विशेषता आती है जन सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशन। क्योंकि विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, जन कल्याण करना, अतः विकास प्रशासन क्या है, सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों तक सरकार की प्रत्येक योजना और नीति की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। कि जो लाभार्थी हैं वहां तक क्या होनी चाहिए, सरकार की प्रत्येक योजना और प्रत्येक नीति की पहुंच सुनिश्चित हो, और लोग स्वयं विकास की प्रक्रिया में भागीदार बने। लोगों को क्या है, स्वयं विकास की प्रक्रिया में भागीदार होने की बात कहता है। तो कोऑर्डिनेशन या समन्वय की बात करें तो विकास कार्यों में लगी विभिन्न इकाइयों, संसाधनों, कार्मिकों के मध्य समन्वय पर बल देता है। विकास प्रशासन क्या करता है कि विकास कार्यों में लगी विभिन्न इकाइयों, संसाधनों, कार्मिकों के मध्य जो समन्वय है इस पर बहुत ज़्यादा बल देता है, ताकि संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके, मतलब बेहतर उपयोग किया जा सके और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी हो। छठी विशेषता आती है हमारी बहुआयामी दृष्टिकोण। क्या आता है बहुआयामी दृष्टिकोण, मतलब मल्टी डायमेंशियल अप्रोच। तो विकास प्रशासन केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ये हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर क्या है, ध्यान देता है। मतलब इसका क्या है, बहुआयामी दृष्टिकोण है, अतः इसका दृष्टिकोण कैसा है, बहुआयामी। फिर आता है ग्राहकोन्मुखता, मतलब क्लाइंट ओरिएंटेशन। मतलब विकास प्रशासन क्या है, लाभार्थियों के लिए 4P बनाता है और इसका मुख्य ध्यान इन्हीं लाभार्थियों पर रहता है। प्रशासन को जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होना चाहिए। प्रशासन को क्या होना चाहिए, जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होना चाहिए। आठवीं विशेषता आती है समयोन्मुखता। मतलब विकास प्रशासन विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों आदि को समय पर पूरा करने का समर्थन करता है। ये क्या चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं बने, कार्यक्रम, नीतियां, ये सब बने तो समय पर बने और वो समय पर लागू हो, ताकि विकास के लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। इसको कहते हैं टाइम बाउंड, मतलब समयोन्मुखता। फिर आता संसाधनों के कुशलतम उपयोग पर बल। तो सीमित संसाधनों के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या, सीमित संसाधनों के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए कुशल उपयोग पर जोर दिया जाता है। क्या किया जाता है, कुशल उपयोग पर जोर दिया जाता है। फिर आता लक्ष्योन्मुखी, गोल ओरिएंटेड। तो विशिष्ट और परिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित है। पहले तो विशिष्ट होने चाहिए, साथ ही साथ परिभाषित लक्ष्य भी होने चाहिए जिनको समझाया जा सके कि ऐसे लक्ष्य हमने क्यों बनाए हैं, तो उनकी प्राप्ति पर केंद्रित है। फिर कार्योन्मुखी, एक्शन ओरिएंटेड। केवल नीतियों के निर्माण पर ही नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जाता है। तो इस तरह हमने 11 इसकी विशेषताएं देखी विकास प्रशासन की। एक बार वापस से बता दें आपको। पहला परिवर्तनोन्मुखी, मतलब चेंज ओरिएंटेड। दूसरा परिणामोन्मुखी, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। तीसरा प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट। चौथा जन सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशन। पांचवा समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन। छठा बहुआयामी दृष्टिकोण, मल्टी डायमेंशियल अप्रोच। सातवां ग्राहकोन्मुखता, क्लाइंट ओरिएंटेशन। आठवां समयोन्मुखता, टाइम बाउंड। नवा ग्राहक संसाधनों के कुशलतम प्रयोग पर बल। 10वां हमारे लक्ष्योन्मुखी, मतलब गोल ओरिएंटेड। 11वां कार्योन्मुखी, मतलब एक्शन ओरिएंटेड। अब हम देखेंगे विकास प्रशासन के उद्देश्य। विकास प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं देखें। तो विकास प्रशासन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला उद्देश्य आता है समाज की जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं और आवश्यकताएं हैं उनका पता लगाना। समाज की जो हमारे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं और आवश्यकताएं उनको पता लगाना पहला उद्देश्य। दूसरा, समस्याओं और आवश्यकताओं को जब पता लग गया तो उनके अनुसार विकासपरक नीतियां बनाना और लक्ष्यों का निर्धारण करना। तो पहले तो आवश्यकताओं को पता लगाएंगे और उन आवश्यकताओं के अनुसार विकासपरक नीतियों का निर्माण और लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे। अब लक्ष्यों का निर्धारण भी हो गया, नीतियों का निर्माण भी हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनके अंतर्गत उन नीतियों का संचालन किया जाएगा। जो नीतियां हमने बनाई है उन नीतियों का संचालन किसके आधार पर किया जाएगा, उपलब्ध संसाधनों के। फिर बात करें विकास कार्य की प्रकृति के अनुसार प्रशासनिक संरचना प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। कि जैसा हमारे पास संसाधन है और नीतियां हैं, जैसा हम कर रहे हैं, अब क्या करेंगे हम विकास कार्य की जैसी प्रकृति है कि समाज को जिस प्रकार का विकास कार्य चाहिए उसी के प्रकार के अनुसार प्रशासनिक संरचना और प्रक्रिया इनमें सुधार करेंगे। जैसे हम विकेंद्रीकरण कर सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं, तो प्रशासन में कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिर लागू की गई नीतियों के अंत में, जो हम नीतियां लागू की गई उनके अंत में उनका मूल्यांकन करेंगे ताकि उनकी प्रभावशीलता का पता चल सके कि उन्होंने लागू किया तो कर दिया हमने, तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, और भविष्य में इसका सुधार किया जा सकेगा। क्योंकि हम जब मूल्यांकन करेंगे तभी इसका सुधार हो पाएगा। प्रशासनिक और विकास कार्यों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करना सबसे पहली काम होती है कि जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि ये जो नीतियाँ, कार्यक्रम हम किन के लिए बना रहे हैं, जनता के लिए तो बना रहे हैं। फिर बात करते हैं विकास प्रशासन का क्षेत्र।
विकास प्रशासन का क्षेत्र क्या व्यापक है और इसमें बहुत सारे पहलू शामिल किए जाते हैं। जैसे पहला आता है सामान्य प्रशासन, तो इसके अंतर्गत व्यय विकरण और प्रशासनिक कार्य शामिल किए गए हैं जो हमारी सरकारी नीतियों से के निर्धारण से जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अभिकरण और प्रशासनिक कार्य शामिल किए जाते हैं जो क्या होते हैं, हमारे सरकारी नीतियों के निर्धारण से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय जो केंद्र सरकार का है, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य सचिवालय राज्य सरकार का। तो ये निकाय क्या है, विकासपरक नीतियों के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सामान्य प्रशासन के अंदर आते हैं। फिर आता है विकास प्रशासन की एजेंसियां, मतलब डेवलपमेंट एजेंसीज की बात करें तो इसमें वो सारे संगठन शामिल किए जाते हैं जो क्या होते हैं, या तो प्रत्यक्षता मतलब सीधे सीधे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारा नीति आयोग, जो पहले क्या था, पूर्व में क्या होता था, योजना आयोग हुआ करता था। राज्य आयोजना बोर्ड DRDA मतलब डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, ये सब क्या होते हैं, सीधे सीधे या प्रत्यक्षता क्या होते हैं, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी एजेंसियां होती है। तो उन सभी संगठनों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर इसके अंतर्गत आता है हमारा पोस्ट कॉर्पोरेट सिद्धांत की प्रासंगिकता। तो पोस्ट कॉर्पोरेट सिद्धांत की प्रासंगिकता की बात करें तो लूथर गुलिक ने जो हमारा पोस्ट कॉर्पोरेट सिद्धांत दिया था, जिसमें हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इसके अंदर 1971 में एक शब्द और डाला गया था, इवेल्यूशन। ये भी ध्यान रखेंगे। ये सिद्धांत पोस्ट कॉर्पोरेट सिद्धांत है, ये विकास प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि इसके सभी सिद्धांतों तकनीकों की आवश्यकता विकास प्रशासन को होती है। कि हमारे पोस्ट कॉर्प के जितने भी सिद्धांत और तकनीक है, इनकी आवश्यकता किसको होती है, विकास प्रशासन को। विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध और संगठित निष्पादित करने के लिए इन कार्यों की आवश्यकता होती है। किसकी? पोस्ट कॉर्प के कार्य की आवश्यकता होती है। फिर आते हैं हमारे प्रशासनिक सुधार मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। विकास प्रशासन के लिए या विकास प्रशासन हेतु प्रत्यक्षता में क्या उत्तरदायी विभिन्न प्रशासनिक संरचनाएं और संगठन होती है। मतलब बहुत सारे प्रशासनिक संगठन और संरचनाएं क्या करती है, सीधे विकास प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है। अतः प्रशासन में भी समयोचित सुधारों की आवश्यकता होती है कि प्रशासन में भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहना चाहिए ताकि यह विकास के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। क्योंकि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का काम कौन करेगा? प्रशासन ही करेगा। फिर मानवीय मूल्यों और तत्वों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स एंड वैल्यूज। तो प्रशासन समाज में रहकर विभिन्न कार्य करता है, अतः प्रशासन पर परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, इन सब का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्या प्रशासन समाज में रहकर विभिन्न बहुत सारे कार्य करता है, इसलिए क्या प्रशासन पर परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, इन सब का प्रभाव पड़ता है। अतः विकास प्रशासन के अंतर्गत मानवीय मूल्यों, विचारों, परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। इसी वजह से क्या होता है विकास प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है, मानवीय मूल्यों, विचारों, परंपराओं का अध्ययन किया जाता है ताकि नीतियां सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। जो नीतियां कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। छठा आता है हमारे जन सहयोग, जनसंपर्क और जनसहभागिता। तो जनता को जब तक हम शामिल नहीं करेंगे विकास प्रशासन कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो प्रशासन का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण है। प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण है। अतः विकास संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने और उन्हें सफल बनाने के लिए जनसंपर्क, जनसहभागिता और जनता का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या? जनसंपर्क, जनसहभागिता और जनता का सहयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग फॉर पब्लिक सर्वेंट्स। तो विकास प्रशासन में नवीन योजनाओं को लागू करने और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए लोक सेवकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो बदलते परिवेश में सक्षम हो सके। जो समय बदल रहा है, समय बदलते समय के साथ वो अपने आप को इसमें ढाल सके। एक बार वापस देख लें इनको, जो हमारे विकास प्रशासन के क्षेत्र हैं। पहला तो आता हमारा सामान्य प्रशासन, दूसरा आता विकास प्रशासन की एजेंसियां, तीसरा पोस्ट कॉर्पोरेट सिद्धांत की प्रासंगिकता, चौथा आता हमारा प्रशासनिक सुधार, पांचवा मानवीय मूल्यों, तत्वों का अध्ययन, छठा जन सहयोग और जनसंपर्क और जनसहभागिता, सातवां लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण। अब हम देखेंगे विकास प्रशासन का महत्व या विकास प्रशासन का महत्व के बारे में देखते हैं। तो विकास प्रशासन की भूमिका और महत्व बहुआयामी है, मतलब बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। पहला महत्व आता है इसका नियामकीय राज्य का पूरक है। विकास प्रशासन नियामकीय राज्य, जो हमारे पुलिस स्टेट कहते हैं जिसे, जो हमारे कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित होता है, तो इसका पूरक होता है। क्या होता है? विकास प्रशासन नियामकीय राज्य का पूरक होता है। ये क्या होता है? ये नियामकीय कार्यों के साथ साथ विकास कार्यों को भी इससे जोड़ देता है। दूसरा महत्व आता है हमारे क्या, जन कल्याणकारी राज्य के दायित्व की पूर्ति।
तो विकास प्रशासन क्या करता है, जन कल्याणकारी राज्य के दायित्व की पूर्ति में सहायक है। क्यों? क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करता है। कौन कौन से क्षेत्रों में? सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करता है। तीसरा महत्व आता है हमारे सामाजिक आर्थिक न्याय का साधन। तो ये हमारे सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और न्याय का साधन है। तो ये किसका साधन है? ये हमारे सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और न्याय का साधन है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करना है। जिसका उद्देश्य क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करना है। चौथा महत्व आता है लोक प्रशासन, साहित्य का समर्थन। मतलब विकास प्रशासन ने लोक प्रशासन के साहित्य को समृद्ध बनाया। मतलब इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी गई है। तो इससे क्या होता है? लोक प्रशासन का साहित्य समृद्ध होता है, जिससे नए सिद्धांतों और अवधारणाओं का विकास हुआ है। जिसकी वजह से क्या हुआ? नए नए सिद्धांतों और नई नई अवधारणाओं का विकास हुआ है। फिर आता है जन समस्याओं का समाधान। तो विकास प्रशासन जन समस्याओं का समाधान और जन इच्छाओं की पूर्ति का कारक होता है। कि जनता की जो इच्छाएं होती है, जनता की जो समस्याएं होती है, उनकी पूर्ति करने का साधन कौन बनेगा? विकास प्रशासन। नवाचार और सुधार को बढ़ावा। तो यह प्रशासन में विभिन्न नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देता है ताकि वह अधिक प्रभावी और कुशल बन सके। फिर आता प्रभावी क्रियान्वयन। तो ये सरकारी नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है कि ठीक तरह से ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। तो हमने 7 महत्व देखे विकास प्रशासन के, एक बार वापस देख लें। पहला महत्व आता हमारे नियम के राज्य का पूरक है। दूसरा जन कल्याणकारी राज्य के दायित्वों की पूर्ति। तीसरा सामाजिक आर्थिक न्याय का साधन। चौथा हमारे लोक प्रशासन साहित्य का समर्थन। पांचवा जन समस्याओं का समाधान। छठा नवाचार और सुधार को बढ़ावा देना। सातवां प्रभावी क्रियान्वयन। अब हम बात करेंगे विकास प्रशासन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। विकास प्रशासन में आने वाली समस्याओं की बात करें तो विकास प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहली समस्या आती है हमारे सामान्य विशेषज्ञ विभाग। तो सामान्य प्रशासकों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच में जो भूमिका और शक्ति है, इनके बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है, जिसकी वजह से विकास प्रशासन में दिक्कतें आती हैं। दूसरा मंत्री और लोक सेवक के बीच में विवाद। तो राजनीतिक नेतृत्व मंत्रियों के हाथ में होता है। स्थायी कार्यकारी जो लोक सेवक होते हैं, इनके बीच नीतियों के क्रियान्वयन और नियंत्रण को लेकर तनाव रहता है कि नीतियाँ किस तरह से बननी चाहिए और किस तरह से लागू होनी चाहिए। दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। तीसरी समस्या आती है हमारी जन सहभागिता की कमी। कि जनता को तो शामिल किया जाता है लेकिन जनता शामिल होना ही नहीं चाहती, तब क्या करे? मतलब विभिन्न विकास कार्यक्रमों में अपेक्षित जन सहभागिता की कमी रहती है, जिससे योजनाओं की सफलता प्रभावित होती है। योजनाएं तो बन जाती है लेकिन जनता उसमें पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। फिर आता संसाधनों की कमी। तो कार्मिक संसाधन मतलब कुशल मानव शक्ति का अभाव रहता है, मतलब कर्मचारियों की भी कमी रहती है। दूसरा वित्तीय संसाधन मतलब पर्याप्त धन की भी कमी रहती है। दोनों की कमी रहती है तो विकास कार्य हो ही नहीं पाते। फिर जागरूकता की कमी। लाभार्थियों में शिक्षा और चेतना की कमी रहती है, जिससे वे योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। फिर आता है भ्रष्टाचार। तो विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, जिससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है और लक्ष्य प्रभावित होते हैं। क्या हो? यदि विकास कार्यक्रम में भ्रष्टाचार हो तो इससे क्या होता है? संसाधनों का दुरुपयोग होता है और लक्ष्य से प्रभावित होते हैं। अगली समस्या देखें तो हमारी राजनीतिक अस्थिरता। मतलब विकासशील देशों में अक्सर होने वाली जो राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कभी पार्टी बनती है कभी टूट जाती है, इससे क्या होती है? राजनीतिक अस्थिरता आती है, जो क्या करती है? दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को बाधित करती है। कि छोटी छोटी पार्टियां होती है जो कम समय के लिए बनती है, तो वो दीर्घकालिक विकास योजनाएं बनाती ही नहीं है। उनको लगता है कि हम हो सकता है कुछ समय में ही टूट जाएं, तो वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने ही बनाते हैं। फिर परंपरागत समाज कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं जो हमारे विकास और परिवर्तन के प्रयासों में बाधा डाल सकती है। क्या हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं क्या करती है? कई बार विकास और परिवर्तन के प्रयासों में बाधा डाल देती है। फिर नवाचार और तकनीकी उन्नयन की कमी। तो नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में धीमापन, जिससे क्या होता है? दक्षता प्रभावित होती है। तो इस तरह हमने चुनौतियां बाधाएं देखी, 9 चुनौतियां बाधाएं देखी विकास प्रशासन में। पहली समस्या आती है सामान्य विशेषज्ञ विभाग। दूसरा मंत्री लोक सेवक विभाग। तीसरा आता है जन सहभागिता की कमी। चौथा संसाधनों की कमी। पांचवा जागरूकता की कमी। छठा भ्रष्टाचार। सातवां राजनीतिक अस्थिरता। आठवां परंपरागत समाज। नवा नवाचार और तकनीकी उन्नयन की कमी। अब हम देखेंगे जो हमारा परंपरागत प्रशासन है और विकास प्रशासन है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ हमने परंपरागत प्रशासन लिखा, यहाँ हमने क्या लिखा? विकास प्रशासन।
दृष्टिकोण की बात करें तो परंपरागत प्रशासन क्या करता है, यथास्थिति पर बल देता है कि जैसा हमेशा चलता है उस वैसा ही चलना चाहिए। जबकि विकास प्रशासन क्या कहता है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। संरचना की बात करें तो परंपरागत प्रशासन के कठोर पद सोपान पर केंद्रित है, जबकि हमारा विकास प्रशासन की बात करें तो यह पद सोपान को समाप्त करने और लचीला बनाने पर समर्थन करता है। तीसरी, शक्ति के वितरण की बात करें तो परंपरागत प्रशासन केंद्रीकरण का समर्थन करता है, जबकि विकास प्रशासन विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। विकास प्रशासन क्या कहता है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फोकस की बात करें तो हमारा परंपरागत प्रशासन हमारा 4P से संबंधित नहीं है, मतलब प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, इनसे संबंधित नहीं होता। जबकि हमारा विकास प्रशासन 4P पर बल देता है और उन्हें सक्रिय रूप से लागू करने की बात कहता है। समय सीमा की बात करें तो हमारा परंपरागत प्रशासन के कार्य समय पर पूरे नहीं होते, मतलब वो ज़्यादा नियमों पर जोर देते हैं, समय पर नहीं। जबकि विकास प्रशासन क्या समयोन्मुखी होता है, अतः यह प्रत्येक कार्य समय पर करने का समर्थन करता है कि सारे कार्य क्या होने चाहिए, समय पर पूरे होने चाहिए। उद्देश्य की बात करें तो हमारा परंपरागत प्रशासन के उद्देश्य की बात करें तो इसके सरल और मुख्यतः नियामकीय उद्देश्य होते हैं, जबकि हमारे विकास प्रशासन के उद्देश्य अनेक होते हैं, जटिल होते हैं। मतलब विकास प्रशासन सामाजिक और आर्थिक विकास पर केंद्रित होता है। तो इस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने विकास प्रशासन के बारे में जानने की कोशिश की, उनकी परिभाषाएं, महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं, सामान्य प्रशासन से उनका अंतर जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।